नमस्कार। आज हम फ्रांस के संविधान के बारे में सबसे पहले उसका परिचय लेंगे। परिचय में एक कोटेशन मैं पढ़ना चाहती हूँ। यह न तो अमेरिकी ढंग का अध्यक्षात्मक संविधान है और न ही ब्रिटिश ढंग का संसदात्मक संविधान, वरन यह दोनों का मिश्रण है। यह सुखद मिश्रण सिद्ध होगा या नहीं, यह देखना होगा। ये ब्रोगन की कोटेशन है। उन्होंने फ्रांस के संविधान के बारे में हमें इस कोटेशन में बताया है कि ये अध्यक्षात्मक शासन और संसदात्मक शासन दोनों का मिश्रण है। अब हम इसके फ्रांस के संविधान के सामाजिक और आर्थिक आधार के बारे में बात करेंगे। फ्रांस की जनसंख्या लगभग 6 करोड़ 18 लाख है और यह 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस प्रकार क्षेत्र की दृष्टि से यह सोवियत संघ यानी वर्तमान में विभाजित के अतिरिक्त यूरोप का सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्र की दृष्टि से ही ब्रिटेन के दुगने से अधिक होते हुए भी यह ब्रिटेन की तुलना में बहुत कम घना बसा हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से फ्रांस एक पूर्ण इकाई है। इस भौगोलिक स्थिति में फ्रांस की राष्ट्रीय एकता को दृढ़ता प्रदान की है। जलवायु समशीतोष्ण है। सौंदर्य और उपजाऊपन की दृष्टि से प्रकृति से फ्रांस में बड़ी कृपा की है। अब हम देखें इसकी, फ्रांस में लगभग 20% जो व्यक्ति हैं वो कृषि कार्य में लगे हुए हैं, जबकि औद्योगिक दृष्टि से फ्रांस में तेज़ी से आधुनिकीकरण हो रहा है, लेकिन अब भी फ्रांस में छोटे पैमाने के उद्योग धंधे बहुत बड़ी संख्या में हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रेंच राज्य पूंजीपति और श्रमिक वर्ग में बटा हुआ नहीं है। इन दोनों वर्गों के अतिरिक्त आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र राष्ट्र छोटे उत्पादकों का भी एक बड़ा वर्ग है, जो उद्योग और वाणिज्य और कृषि में कार्य कर रहा है, जिससे फ्रेंच राजनीतिक जीवन से बहुत प्रभावित किया है। आज फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था में आर्थिक प्रश्न सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। पहला, आज के फ्रांस में सबसे प्रमुख समस्या बेरोजगारी है। विकसित कहे जाने वाले देशों में फ्रांस में सर्वाधिक बेरोजगारी है। एक सर्वेक्षण के अनुसार फ्रांस में इस समय 12.8% बेरोजगारी है और प्रश्न यह है कि इस बढ़ती हुई बेरोजगारी को कैसे नियंत्रित किया जाए। और दूसरी जो बात है वह है एकल यूरोपीय मुद्रा को स्वीकार किया जाए या नहीं। यानी एक दृष्टि से देखा जाए तो फ्रेंच समाज ब्रिटेन और अमेरिका की तुलना में अधिक समरूप है। जाति की दृष्टि से वे एक प्रकार के हैं। एल्सेक और लॉरेन को छोड़कर समस्त क्षेत्र फ्रेंच भाषाभाषी हैं। यह समस्त क्षेत्र सदियों से फ्रांसीसी राष्ट्र का अंग है। जनसंख्या का एक बड़ा भाग कैथलिक है, लेकिन एक अन्य दृष्टि से फ्रेंच समाज ब्रिटेन की तुलना में कम समरूप है, क्योंकि स्थानीयता और क्षेत्रवाद ब्रिटेन की तुलना में फ्रांस में अधिक है। फ्रांसीसियों को दार्शनिकों की जाति कहा जाता है। फ्रांस की राजनीति पर रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और सोरेल आदि राजनीतिक दार्शनिकों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। फिर हम आते हैं फ्रांस के संविधान के अध्ययन का महत्व। तो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के कारण फ्रांस, जिसे हम राजनीतिक प्रयोगों की प्रयोगशाला भी कह सकते हैं, जिसे कि S.E. फाइनर ने विश्व की विचारधाराओं का निर्माण स्थल कहा है। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ से विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं और संस्थाओं को विश्व के विभिन्न देशों द्वारा ग्रहण किया गया है। गत लगभग 180 वर्षों में विश्व में विभिन्न देशों में लोकतंत्रवाद का जो विकास हुआ है उसका नेतृत्व फ्रांस ने ही किया है। प्रजातंत्र के उच्च आदर्शों यानी स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व फ्रांस की राज्य क्रांति की ही देन है। फ्रांस के संविधान और शासन व्यवस्था का अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्रांस को यूरोपीय महाद्वीप का प्रतिनिधि देश कहा जाता है। अन्य कोई भी यूरोपीय देश यूरोपीय महाद्वीप की सभ्यता को इतने अच्छे से प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अन्य किसी भी यूरोपीय देश में मानवीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, काव्य, साहित्य, संगीत, प्राकृतिक विज्ञान, दर्शन और विधि तथा प्रशासन में उतनी श्रेष्ठता प्राप्त नहीं है जितनी कि फ्रांस ने।
फ्रांस के इतिहास में यह बात भी देखी जाती है कि प्रत्येक विपत्ति और प्रत्येक पराभव के पश्चात फ्रांस के द्वारा तीव्र गति के साथ प्रगति की गई। द्वितीय महायुद्ध के बाद जिस फ्रांस को यूरोप का रुग्ण व्यक्ति कहा जाता था, सिक मैन ऑफ यूरोप, उसने 1958 के बाद दी गॉल के नेतृत्व में तीव्र प्रगति की और आज फ्रांस निश्चित रूप से एक शक्तिशाली देश की स्थिति प्राप्त कर चुका है। फ्रांस में यूरोप में फ्रांस की विशेष स्थिति प्राप्त है, यानी हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि जब फ्रांस को सर्दी लगती है तो यूरोप को भी छींक आ जाती है। इस प्रकार फ्रांस के 5वें गणतंत्र के संविधान का अध्ययन महत्वपूर्ण है। तो इसका अध्ययन करने से पूर्व हम इसके संवैधानिक विकास को देख लेते हैं कि फ्रांस के संविधान का संवैधानिक विकास क्या है। तो सबसे पहली बात, संवैधानिक विकास में महान क्रांति 1789 की महान क्रांति जो फ्रांस की राजनीति की कुंजी कहा जा सकता है। 1789 से पूर्व फ्रांस में बूर्बो वंश के राजाओं का निरंकुश और अत्याचारी शासन था, जिसमें जनता अधिकार विहीन थी और शासक दैवीय अधिकारों के सिद्धांत के आधार पर निरंकुश शक्तियों का प्रयोग करते थे। इसके परिणाम स्वरूप असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद फ्रांस के सैनिकों के वापस लौटने पर फ्रांस में राजनीतिक हलचल प्रारंभ हुई और 1789 में भ्रष्टाचारी, निरंकुश और आताताई शासन के विरुद्ध भीषण क्रांति हुई। आधुनिक फ्रांस का प्रारंभ इसी समय में होता है। फ्रांस की इस निरंकुश शासन का अंत किया, लेकिन इसके साथ ही फ्रांस की राजनीति में अस्थिरता भी ला दी। 1789 देश में लगभग 180 वर्षों में इतने संवैधानिक परिवर्तन नहीं हुए। इसी बात की दृष्टि को रखते हुए डॉक्टर फाइनर ने कहा है कि प्रत्येक संविधान का निर्माण उसे क्रियान्वित करने के लिए नहीं बल्कि पितु उसे बदल डालने के लिए किया गया है। फिर है तृतीय गणतंत्र से पूर्व का शासन। 1789 की क्रांति के बाद स्वतंत्र सर्वप्रथम 1791 में फ्रांस के लिए एक लिखित संविधान तैयार किया गया, जिसमें सीमित राजतंत्र था और निर्वाचित संसद की व्यवस्था की गई। यह संविधान राजतंत्र और प्रजातंत्र का अजीब गठबंधन था, जो अल्पकालीन और असफल सिद्ध हुआ। 1793 में जैकोबिन्स के स्थान पर नवीन संविधान का निर्माण कर प्रथम बार गणतंत्रीय व्यवस्था की स्थापना की गई। इस संविधान में प्रत्यक्ष निर्वाचन, वयस्क मताधिकार, 24 सदस्यों की मंडलात्मक कार्यपालिका का संविधान कहा जाता है। इसके द्वारा विधायिनी शक्ति 500 व्यक्तियों की कौंसिल यानी वृद्ध पुरुषों की कौंसिल और कार्यपालिका शक्ति 5 व्यक्तियों की डायरेक्टरी को सौंपी गई। 4 वर्षों तक डायरेक्टरी का शासन चलता रहा। 1799 में नेपोलियन ने एक नवीन संविधान का निर्माण किया, जिसे कैसुलेट कहा गया। इस व्यवस्था भी अल्पकालीन ही रही, क्योंकि 1804 में नेपोलियन ने कैसुलेट को खुद ही भंग कर दिया और स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। इस प्रकार फ्रांस में प्रथम गणतंत्र का अंत और प्रथम साम्राज्य का उदय हुआ। साम्राज्य की सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए नेपोलियन के द्वारा देश में सामाजिक, वैधानिक, प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इसके द्वारा स्थापित अनेक संस्थाएं आज भी फ्रांस में विद्यमान हैं। मुनरो ने नेपोलियन के इस योगदान को ही दृष्टि में रखते हुए फ्रांस नेपोलियन की तलवार की अपेक्षा उसकी कलम का अधिक ऋणी है, यह बात उनके लिए कही है। पर 1814 में वाटरलू की पराजय ने न केवल नेपोलियन के राजनीतिक जीवन वरन उसके द्वारा स्थापित साम्राज्य का भी अंत कर दिया और वियना कांग्रेस के निर्णय के अनुसार फ्रांस में ब्रिटेन की आदर्श मानते हुए वैधानिक राजतंत्र और संसदीय पद्धति की भूमि पर अपनी जड़ें नहीं जमाई। 1830 की क्रांति के फलस्वरूप ऑर्लियंस वंश के अधीन संवैधानिक राज्य की स्थापना हुई। गणतंत्र की व्यवस्था अल्पकालीन ही रही। 1852 में नेपोलियन तृतीय ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। द्वितीय गणतंत्र को द्वितीय साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। अत्यधिक महत्वाकांक्षी
नेपोलियन तृतीय 1870 में जर्मनी के साथ युद्ध में पराजित हुए। इसके साथ ही द्वितीय साम्राज्य का भी अंत हो गया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम तीसरे गणराज्य यानी तृतीय गणतंत्र के बारे में अगली कक्षा में पढ़ेंगे।